स्वागत है। ओलंपिक के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो एक बहुत खूबसूरत तस्वीर सामने आती है। हाँ, मतलब दुनिया भर के देश एक साथ खेल भावना का जश्न। बिल्कुल। लेकिन हमारे पास जो स्रोत हैं वे एक थोड़ी अलग ही कहानी बताते हैं। ऐसा लगता है कि ओलंपिक का मंच असल में एक अखाड़ा है। एक ऐसा अखाड़ा जहां दुनिया के बड़े बड़े राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष लड़े जाते हैं, बस हथियार नहीं होते। सही कहा। ये एक आईने की तरह है। हाँ, और दुनिया में जो भी तनाव चल रहा होता है, जो भी लड़ाई, उसकी झलक हमें ओलंपिक में साफ दिख जाती है। तो आज हम इसी आईने में छिपे कुछ सबसे गहरे और कह सकते हैं काले धब्बों पर बात करने वाले हैं। वो घटनाएं जिन्होंने ओलंपिक के मतलब को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए शुरू करते हैं। हम देखेंगे कि कैसे त्रासदियों ने खेलों को बदला, कैसे शीत युद्ध में मेडल एक जंग बन गया और कैसे आज भी विवाद ओलंपिक का पीछा नहीं छोड़ते। तो शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत करते हैं एक ऐसी तारीख से जिसे ओलंपिक इतिहास का सबसे काला दिन माना जाता है। 5 सितंबर 1972 म्यूनिक गेम्स। इन्हें द केयरफ्री गेम्स यानी बेफिक्र खेल के तौर पर प्रचारित किया जा रहा था। बेफिक्र खेल। हाँ, जर्मनी दुनिया को दिखाना चाहता था कि वो 1936 के नाजी दौर से बहुत आगे निकल चुका है। माहौल बहुत खुला रखा गया था, दोस्ताना, यहाँ तक कि सुरक्षा भी बहुत कम थी। और शायद इसी बेफिक्री का फायदा उठाया गया। हुआ क्या था उस दिन, विस्तार से बताइए। ब्लैक सितंबर नाम का एक फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह था। उसके लोग एथलीटों के भेस में ओलंपिक विलेज के अंदर घुस गए। विलेज के अंदर? हाँ, सीधे इजरायली टीम के अपार्टमेंट पर हमला किया और 11 एथलीटों और कोचों को बंधक बना लिया। ये तो कल्पना से भी परे है। मतलब वो जगह जिसे दुनिया का सबसे सुरक्षित कोना माना जाता है। वहीं फिर दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन के बीचों बीच आतंकवाद ने दस्तक दे दी थी। और इसका अंत बहुत ही दुखद हुआ। बहुत दुखद। जर्मन पुलिस की एक बचाव कोशिश नाकाम रही और उसके बाद सभी 11 बंदूकों की हत्या कर दी गई। इस एक घटना ने तो दुनिया को झकझोर कर रख दिया होगा। पूरी तरह से। वो जो एक भ्रम था ना कि ओलंपिक का मंच राजनीति और हिंसा से परे है, वो टूट गया। और खेलों को रोकना भी पड़ा था। हाँ, इतिहास में पहली बार खेलों को 24 घंटे के लिए रोकना पड़ा। और इसका असर आज तक दिखता है। आज हम ओलंपिक में जो किले जैसी सुरक्षा देखते हैं वो सब म्यूनिक के बाद ही शुरू हुआ। बिल्कुल, हर एथलीट, हर पत्रकार, हर दर्शक जो आज उन मेटल डिटेक्टर्स और सुरक्षा घेरों से गुजरता है, वो एक तरह से म्यूनिक त्रासदी की विरासत का ही हिस्सा है। उस एक दिन ने ओलंपिक की मासूमियत हमेशा के लिए छीन ली। सही कहा। ये तो हुई बाहर से आई हिंसा की बात, लेकिन कई बार तो पूरा का पूरा ओलंपिक ही एक राजनीतिक हथियार बन जाता है, जैसे 1936 का बर्लिन ओलंपिक। हाँ, वो एक अलग ही तरह का काला अध्याय था। यहाँ हिंसा गोलियों से नहीं बल्कि विचारधारा से हो रही थी। मतलब? एडोल्फ हिटलर वो इन खेलों का इस्तेमाल पूरी दुनिया के सामने नाजी जर्मनी की ताकत और आर्यन नस्ल की श्रेष्ठता साबित करने के लिए करना चाहता था। पूरा आयोजन एक विशाल प्रोपोगेंडा फिल्म की तरह था। बिल्कुल, सब कुछ पहले से तय था। स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी कि कौन महान है और कौन जीतेगा। लेकिन फिर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। जेसी ओवेंस के रूप में। और क्या मोड़ था? एक अफ्रीकी अमेरिकन एथलीट जिसे हिटलर की विचारधारा में इंसान का दर्जा भी ठीक से नहीं दिया जाता था, वो उसी के स्टेडियम में उसी की आंखों के सामने आता है और एक एक करके 4 स्वर्ण पदक जीत लेता है। हाँ, 100 मीटर, 200 मीटर लंबी कूद और 4x100 मीटर रिले। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हिटलर के तो पूरे शो पर पानी फिर गया होगा। एक तरह से हाँ। ओवेंस की जीत सिर्फ एक एथलीट की जीत नहीं थी, ये उस नस्लवादी सोच की हार थी। उसने ये साबित कर दिया कि मैदान पर काबिलियत और मेहनत का कोई रंग या नस्ल नहीं होती। लेकिन क्या इससे हिटलर का प्रोपोगेंडा पूरी तरह फेल हो गया? नहीं, ये भी सच है कि प्रोपेगेंडा के नजरिए से वो फिर भी कामयाब रहा। उसने दुनिया को जर्मनी की ताकत और संगठन क्षमता तो दिखाई दी। तो मतलब राजनीति का दखल तो हमेशा से रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के ठीक बाद भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था। हाँ, 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में। देखिए, युद्ध अभी अभी खत्म हुआ था और माहौल में बहुत कड़वाहट थी। और इसका असर खेलों पे पड़ा। बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि युद्ध शुरू करने के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले देशों जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इनको खेलों में हिस्सा लेने से ही रोक दिया गया। तो ये साफ था कि ओलंपिक कोई न्यूट्रल जोन नहीं है। नहीं है, वो वैश्विक राजनीति का ही हिस्सा है। तो ये तो हुई देशों के बीच की राजनीति, पर जब एथलीट अपने ही देश के खिलाफ आवाज उठाते हैं तब क्या होता है? मैं 1968 के मेक्सिको सिटी ओलंपिक की बात कर रही हूँ। वो एक आइकॉनिक, एक यादगार लम्हा है।
अमेरिकी एथलीट टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। हाँ, 200 मीटर रेस के बाद। उन्होंने पदक जीतने के बाद पोडियम पर जो किया वो इतिहास बन गया। हाँ, अमेरिका में चल रहे नस्लीय भेदभाव और अन्याय के विरोध में राष्ट्रगान के समय सिर झुकाकर, काले दस्ताने पहने अपनी मुट्ठियां हवा में उठा ली। हाँ, वो ब्लैक पावर का प्रतीक था और उस एक तस्वीर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। पर उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी होगी। बहुत भारी। उन्हें तुरंत ओलंपिक टीम से निकाल दिया गया, वापस घर भेज दिया गया। कई सालों तक उन्हें अपने ही देश में नफरत का सामना करना पड़ा। लेकिन आज वो तस्वीर मानवाधिकारों के लिए संघर्ष का एक अमर प्रतीक है। और ये आज भी ये बहस छेड़ता है कि क्या एथलीटों को अपनी आवाज उठाने के लिए इस मंच का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। और ये बहस शीत युद्ध के दौरान तो और भी तीखी हो गई, जब ओलंपिक का मंच अमेरिका और सोवियत संघ के लिए एक वैचारिक जंग का मैदान बन गया। उस दौर में तो हर मेडल एक जंग की तरह का। जंग? हाँ, मेडल टैली सिर्फ एक स्कोरबोर्ड नहीं थी, वो ये बताने का जरिया थी कि किसकी विचारधारा बेहतर है, अमेरिका का पूंजीवाद या सोवियत संघ का साम्यवाद। ये खेल कम, अपनी जीवन शैली को श्रेष्ठ साबित करने की लड़ाई ज्यादा थी। बिल्कुल। और इस लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार बना बहिष्कार। शुरुआत हुई 1980 के मॉस्को ओलंपिक्स से। हाँ, 1989 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। इसके विरोध में अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने मॉस्को ओलंपिक के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। और अमेरिका अकेला नहीं था। नहीं, अमेरिका के साथ साथ जर्मनी, जापान, कनाडा समेत करीब 65 देश इन खेलों से हट गए। इसका मतलब आधे से ज्यादा बड़े खिलाड़ी तो आए ही नहीं। उन एथलीटों पर क्या बीती होगी जो सालों से, जो इसी एक मौके के लिए तैयारी कर रहे थे। हाँ, उनकी जिंदगी भर की मेहनत, आप सोचिए, एक राजनीतिक फैसले की भेंट चढ़ गई। ये ओलंपिक इतिहास का सबसे बड़ा बहिष्कार था और इसने खेलों की आत्मा को गहरी चोट पहुंचाई। तो सोवियत संघ ने खेल तो करवाए, लेकिन दुनिया की नजर में उनकी चमक फीकी पड़ गई थी। और जाहिर है सोवियत संघ इस अपमान को भूलने वाला नहीं था। बिल्कुल नहीं, उन्होंने बदला लिया। 4 साल बाद 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में उन्होंने भी बहिष्कार किया। हाँ, सोवियत संघ और उसके 14 सहयोगी देशों ने सुरक्षा कारणों का मतलब एक बहाना बनाकर खेलों का बहिष्कार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका ने उस ओलंपिक में रिकॉर्ड 83 स्वर्ण पदक जीते। क्यों? क्योंकि उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर तो मैदान में ही नहीं था। तो इन 2 बहिष्कारों ने ये साफ कर दिया कि खेल अब भू राजनीति का एक मोहरा बन चुके हैं। हाँ, दुखद है पर सच यही है। लेकिन इस तनाव और नफरत के बीच एक ऐसी कहानी भी है जो किसी फिल्म की तरह लगती है। 1980 के विंटर ओलंपिक्स का मिरेकल ऑन आइस। हाँ, वो वाकई एक चमत्कार था। एक तरफ थी सोवियत संघ की हॉकी टीम, जिसे रेड मशीन कहते थे, अजेय मानी जाती थी। बिल्कुल, प्रोफेशनल खिलाड़ियों से भरी टीम जो लगातार 4 ओलंपिक गोल्ड जीत चुकी थी। और दूसरी तरफ थी अमेरिका की टीम, जिसमें कॉलेज के नौसिखिया लड़के थे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो सोवियत टीम के सामने 1 मिनट भी टिक पाएंगे। लेकिन उस दिन उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए सोवियत संघ को 4-3 से हरा दिया। ये सिर्फ एक खेल की जीत नहीं रही होगी, ये उससे कहीं ज्यादा थी। शीत युद्ध के उस तनाव भरे माहौल में यह अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत थी। इसने लोगों में यह विश्वास भरा कि एक छोटी कमजोर टीम भी अपने जज्बे से एक बड़ी ताकत को हरा सकती है। पर मैदान के बाहर एक और गंदी लड़ाई चल रही थी, है ना? डोपिंग वॉर्स। हाँ, ये शीत युद्ध का सबसे घिनौना पहलू था। क्या था ये? मेडल टाली में ऊपर रहने के लिए पूर्वी जर्मनी और सोवियत संघ जैसे देशों ने सरकारी स्तर पर डोपिंग के कार्यक्रम चलाए। सरकारी स्तर पर? हाँ, मतलब सरकारें खुद अपने एथलीटों को प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाएं दे रही थी, कई बार तो उनकी जानकारी के बिना भी। ये खेल भावना के साथ सबसे बड़ा धोखा था। और जब इसका पर्दाफाश हुआ होगा तो खेल की दुनिया में भूचाल आ गया। बिल्कुल। इसी के बाद डोपिंग के खिलाफ दुनिया भर में सख्त नियम बनाए गए। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा जैसी संस्था बनी ताकि खेलों को इस धोखेबाजी से बचाया जा सके। हाँ, लेकिन ये लड़ाई आज तक जारी है। इन बड़ी राजनीतिक घटनाओं के अलावा भी कुछ ऐसे पल हैं जो ओलंपिक की कहानी का हिस्सा है। कुछ प्रेरणा देते हैं तो कुछ शर्मसार करते हैं। एक कहानी जो मुझे हमेशा प्रेरित करती है वो है अबेबे बिकिला की। मानवीय जज्बे की एक अविश्वसनीय मिसाल। 1960 के रोम ओलंपिक में इथियोपिया के इस धावक ने नंगे पैर मैराथन दौड़कर स्वर्ण पदक जीता। नंगे पैर? क्यों? क्योंकि जो जूते स्पॉन्सर ने दिए थे वो उन्हें फिट नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने वैसे ही दौड़ने का फैसला किया जैसे वो बचपन से ट्रेनिंग करते आए थे।
नंगे पैर, हाँ और वो जीत गए। हाँ, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 4 साल बाद टोक्यो ओलंपिक से ठीक 40 दिन पहले उनकी अपेंडिक्स की सर्जरी हुई। डॉक्टरों ने कहा कि वो दौड़ नहीं पाएंगे। लेकिन वो दौड़े भी और जीते भी। उन्होंने न सिर्फ दौड़ा बल्कि अपना खुद का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हुए लगातार दूसरा मैराथन गोल्ड जीता। ये कहानी बताती है कि ओलंपिक सिर्फ जीतने हारने का नाम नहीं, बल्कि इंसानी इच्छा शक्ति की सीमाओं को लांघने का भी नाम है। बिल्कुल। जहां बिकेला जैसे हीरो हैं, वहीं बेन जॉनसन जैसे विलन भी हैं। 1988 का सियोल ओलंपिक एथलेटिक्स का शायद सबसे बड़ा स्कैंडल। वो एक बहुत बड़ा झटका था। कनाडा के बेन जॉनसन ने 100 मीटर की रेस में अपने सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका के कार्ल लुइस को हराते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। रातों रात नेशनल हीरो बन गए होंगे। बिल्कुल, लेकिन वो हीरो नहीं, धोखेबाज निकले। 3 दिन बाद ही खबर आई कि वो डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं। उनके शरीर में स्टेरॉइड पाए गए। हाँ, उनसे उनका गोल्ड मेडल छीन लिया गया, उन्हें बेइज्जत करके घर भेज दिया गया। उस एक घटना ने लोगों का भरोसा तोड़ दिया। अब हर कोई हर रिकॉर्ड को शक की निगाह से देखने लगा। और सुरक्षा का मुद्दा जो म्यूनिख में उठा था, वो 1996 में अटलांटा में फिर से सामने आ गया। हाँ, अटलांटा के सेंटेनियल ओलंपिक पार्क में एक बम धमाका हुआ, जहां प्रशंसक इकट्ठा थे। उसमें भी लोग मारे गए थे। 2 लोगों की मौत हुई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। इसने एक बार फिर याद दिलाया कि ओलंपिक जैसे बड़े आयोजन हमेशा आतंकवादियों के निशाने पर रहते हैं। और ये विवाद तो नए जमाने में भी नहीं रुके। 2008 बीजिंग ओलंपिक में चीन के मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर खूब हंगामा हुआ था। बिल्कुल, और इसका असर ओलंपिक टॉर्च रिले पर दिखा। लंदन से लेकर पेरिस तक तिब्बत के समर्थन में प्रदर्शनकारियों ने मशाल रिले को रोकने की कोशिश की। काफी अराजकता फैली। ये दिखाता है कि मेजबान देश के अपने मुद्दे भी ओलंपिक पर हावी हो सकते हैं। हमेशा। और फिर 2016 के रियो ओलंपिक से ठीक पहले रूस का महा डोपिंग स्कैंडल सामने आया। ये तो बेन जॉनसन के मामले से भी कहीं बड़ा था। बहुत बड़ा। जांच में पता चला कि रूस में सरकार की मदद से एक बहुत बड़ा डोपिंग प्रोग्राम चल रहा था। क्या करते थे वो? जासूसों की मदद से एथलीटों के यूरिन सैंपल तक बदले जा रहे थे। इसके बाद रूस के कई एथलीटों पर बैन लगा दिया गया। ये दिखाता है कि डोपिंग की लड़ाई कितनी जटिल हो चुकी है। हाँ, और ये अभी खत्म नहीं हुई है। तो इन सारी कहानियों को अगर हम एक साथ देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? ऐसा लगता है कि ओलंपिक का जो आदर्शवाद है और दुनिया की जो कड़वी सच्चाई है, उनके बीच हमेशा एक जंग चलती रहती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये जो काले दिन हैं, ये सिर्फ दुखद घटनाएं नहीं है, ये वो मोड़ हैं जिन्होंने ओलंपिक को बदलने और बेहतर बनने पर मजबूर किया। हर संकट अपने साथ एक सुधार लेकर आया। हाँ, म्यूनिख ने सुरक्षा को मजबूत किया, डोपिंग स्कैंडलों ने एंटी डोपिंग सिस्टम को जन्म दिया और राजनीतिक विरोधों ने एथलीटों के अधिकारों पर बहस छेड़ी। तो हम कह सकते हैं कि ओलंपिक की चमक इन काले धब्बों के बावजूद नहीं, बल्कि शायद इनकी वजह से है। बिल्कुल। हर बार जब इन आदर्शों पर हमला होता है तो उन्हें बचाने की कोशिश और तेज हो जाती है। ये एक लगातार चलने वाला संघर्ष है। हाँ, खेल भावना, निष्पक्षता और शांति जैसे आदर्शों को मानकर नहीं चला जा सकता। उन्हें हर बार हर ओलंपिक में कमाना पड़ता है और बचाना पड़ता है। और यहां मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। आज की दुनिया में जहां साइबर हमले हैं, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा है, जलवायु परिवर्तन जैसी नई चुनौतियां हैं, ओलंपिक के सामने अगला बड़ा खतरा क्या होगा? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या भविष्य की लड़ाइयां ट्रैक और फील्ड पर लड़ी जाएंगी या फिर हमारे फोन और कंप्यूटर स्क्रीन पर?